थॉट। अगर आपको मजेदार और दिमाग हिला देने वाले फैक्ट्स पसंद हैं, तो अभी फैक्ट फैक्ट्री 2.0 को सब्सक्राइब करें। यहाँ हर वीडियो में मिले। नेपाल की राजनीति से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे फैसले को डिकोड करेंगे जिसने सच में कूटनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। बालेन शाह की सरकार अब एक ऐसा कदम उठाने जा रही है जो नेपाल के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। इमेजिन कीजिए, सरकार राजदूतों यानी एम्बेसडर्स की नियुक्ति के लिए सीधे वैकेंसी निकालने की तैयारी कर रही है, बिल्कुल किसी आम नौकरी की तरह। कुछ लोग इसे एक बेहद साहसिक कदम मान रहे हैं, तो कुछ के लिए यह कूटनीति के साथ एक बहुत बड़ा जोखिम है। यह सिर्फ एक छोटा मोटा नीतिगत बदलाव नहीं है, बल्कि कूटनीति की दुनिया का एक ऐसा बड़ा प्रयोग है जो आने वाले समय में क्षेत्रीय राजनीति को गहराई से प्रभावित कर सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आइए जल्दी से देख लेते हैं कि आज की इस चर्चा में हम क्या कवर करने वाले हैं। हम इसे 3 हिस्सों में समझेंगे। पहला, पुरानी प्रक्रिया क्या थी। दूसरा, इन नई वैकेंसियों की शर्तें क्या हैं। और तीसरा, इस बड़े बदलाव पर कूटनीतिक दिग्गजों की क्या प्रतिक्रिया आ रही है। अब सोचिए, ये मामला सिर्फ 1 या 2 पदों का नहीं है, पूरे 17। जी हां, 17 बेहद महत्वपूर्ण राजदूत पद खाली होने वाले हैं। और ये कोई छोटे मोटे देशों के पद नहीं है। इनमें भारत, चीन, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे दुनिया के सबसे अहम देशों के डिप्लोमेटिक मिशन शामिल हैं। इतने बड़े लेवल पे, वो भी एकदम नई और बिना टेस्ट की गई प्रक्रिया से नियुक्तियां करना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से एक बहुत बड़ा दाव है। आगे बढ़ने से पहले सेक्शन 1 पर नजर डालते हैं। पुरानी प्रक्रिया क्या थी। इस नए बदलाव की अहमियत को पूरी तरह समझने के लिए थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटना जरूरी है कि आखिर पहले राजदूत चुने कैसे जाते थे। ऐतिहासिक तौर पर देखें तो राजदूतों की नियुक्तियां हमेशा से विचारधारा और राजनैतिक वफादारी के इर्द गिर्द घूमती रही हैं। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 2075-20 के जो दिशा निर्देश थे, उनमें साफ था कि कुल पदों में से 50% पद करियर डिप्लोमेट से भरे जाएंगे। मतलब वो अफसर जो पहले से विदेश मंत्रालय में काम कर रहे हैं, और बाकी 50% वो राजनैतिक नियुक्तियों के जरिए भरे जाते थे। 2019 में तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकार ने इन राजनीतिक नियुक्तियों के लिए कुछ नियम भी तय किए थे, लेकिन सच कहें तो बाद की सरकारों ने अक्सर उन नियमों को ताक पर ही रखा। अब इसी 50-50 वाले बैलेंस को पूरी तरह से बदलने की तैयारी चल रही है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, नई रिक्तियां, उनकी योग्यताएं और शर्तें। बंद कमरों में होने वाली राजनीतिक नियुक्तियों की इस पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए जो बदलाव होने जा रहा है, वो वाकई दिलचस्प है। अगर पुराने और नए तरीके को आमने सामने रखकर देखें तो फर्क बिल्कुल साफ समझ आता है। एक तरफ वो पुराना सिस्टम है जो पूरी तरह से विचारधारा और सत्ताधारी पार्टियों की पसंद नापसंद पर टिका था, और दूसरी तरफ है नई खुली प्रतियोगिता और पारदर्शिता का दावा। सरकार का सीधा सा मकसद ये है कि राजदूतों के चयन में पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी हो। दुनिया को ये संदेश जाए कि अब इन पदों पर बैठने का आधार कोई राजनीतिक पहुंच नहीं, बल्कि असली योग्यता है। पर रुकिए, खुली प्रतियोगिता का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई भी उठकर इसके लिए अप्लाई कर देगा। जो वैकेंसियां निकाली जाएंगी, उनके नियम बेहद सख्त होने वाले हैं। उम्मीदवारों की उम्र और उनके पिछले अनुभव की तो बारीकी से जांच होगी ही, लेकिन सबसे अहम बात क्या है, वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में डिग्री और उनके पब्लिश किए गए रिसर्च पेपर्स। जी हां, शोध पत्रों पर खास फोकस होगा। उद्देश्य एकदम स्पष्ट है, देश का प्रतिनिधित्व सिर्फ वही करेगा जो सच में विषय का विशेषज्ञ हो और जिसकी शैक्षणिक और व्यावहारिक योग्यता पूरी तरह से साबित हो चुकी हो। इसी बीच एक और बेहद दिलचस्प और कूटनीतिक रूप से महत्वपूर्ण नियम सामने आया है। संयुक्त सचिवों के मुताबिक अब विदेश सचिव के सर्वोच्च पद तक पहुंचने के लिए एक नई और जरूरी शर्त जोड़ दी गई है। किसी भी राजनयिक को अगर विदेश सचिव बनना है तो उसके लिए भारत और चीन में अपनी सेवाएं देना अब अनिवार्य होगा। ये कोई मामूली नियम नहीं है, ये साफ तौर पर नेपाल की भू राजनीतिक हकीकत को स्वीकार करना है। नेपाल के लिए उसके ये 2 सबसे शक्तिशाली पड़ोसी ही सबसे बड़े कूटनीतिक मोर्चे हैं, और देश का शीर्ष राजनयिक इन दोनों देशों की गहरी समझ के बिना तो बिल्कुल नहीं चुना जा सकता। चलिए अब बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, पूर्व राजनयिकों की चिंताएं। क्योंकि देखिए, हर बड़े बदलाव की तरह इस फैसले का भी कड़ा विरोध हो रहा है। आइए समझते हैं क्यों। विदेशी मामलों के जानकारों और पूर्व राजनयिकों ने इस नए प्रयोग पर गंभीर सवाल उठाए हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि दुनिया के ज्यादातर देश, जैसे कि भारत, अपने करियर डिप्लोमैट्स को ही राजदूत बनाते हैं। एक सेवानिवृत्त राजनयिक का ये बयान इन चिंताओं को बिल्कुल सटीक तरीके से सामने रखता है। उनका तर्क है कि सिर्फ एग्जाम या खुली प्रतियोगिता से कोई भी योग्य व्यक्ति तो चुना जा सकता है, लेकिन राजदूत के पद के लिए सबसे बड़ी जरूरत क्या होती है? वो है अपने राज्य के प्रति अटूट निष्ठा।
एक परीक्षा आपकी डिग्रियां माप सकती है, लेकिन वो कूटनीतिक वफादारी की गारंटी नहीं दे सकती। इसके बजाय उनका मानना है कि हेड हंटिंग बेहतर विकल्प है। मतलब सरकार को खुद विशेषज्ञों को खोजना चाहिए और उन्हें उनकी विशेषज्ञता वाले देशों में भेजना चाहिए। अगर हम इस फैसले के सामाजिक पहलू को देखें तो माहौल काफी बटा हुआ लगता है। एक तरफ बालेन शाह के इस कदम को जनता का जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है। लोग इस पारदर्शिता और योग्यता पर आधारित नियुक्तियों से काफी खुश हैं और इसे एक साहसिक कदम मान रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अतीत के कुछ विवाद एक बड़ी चेतावनी दे रहे हैं। जरा याद कीजिए, भारत नेपाल सीमा पर 100 रुपए का टैक्स लगाने वाला वो विवादित फैसला, जिसने अचानक से कितना भारी कूटनीतिक और जमीनी तनाव पैदा कर दिया था। यह साफ दिखाता है कि व्यवस्था को अचानक बदलने वाले फैसले भले ही आम जनता में लोकप्रिय हों, गहरे कूटनीतिक विवादों को जन्म दे सकते हैं। तो हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, साहसिक कदम या नई मुसीबत। ये पूरी स्थिति अब एक बहुत बड़े दौराहे पर आकर खड़ी हो गई है। और यहीं से सबसे बड़ा और अहम सवाल सामने आता है, क्या इतनी जल्दी जल्दी लिए जा रहे ये अभूतपूर्व और साहसिक फैसले नेपाल की कूटनीति में एक नए पारदर्शी युग की शुरुआत करेंगे? एक तरफ दशकों पुरानी अपारदर्शी सेटिंग्स को खत्म करने की मंशा है, तो दूसरी तरफ अनुभवी दिग्गजों की यह चेतावनी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध कोई आम सरकारी नौकरी नहीं है। क्या कूटनीतिक दिग्गजों की ये चेतावनियां सच साबित होंगी? क्या ये फैसले सरकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई मुश्किलें खड़ी कर देंगे? बालेन शाह की सरकार का ये कदम इतिहास के पन्नों में किस तरह दर्ज होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन क्या ये फैसला वाकई नेपाल की कूटनीति को मजबूत करेगा या उसे और उलझा देगा? आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।